नमस्कार मित्रों, मैं ट्रोविना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का जो हमारा सेकंड पेपर है, उसमें हम महात्मा गांधी का अध्ययन कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बहुत से महत्वपूर्ण विचारों को हम देख चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम गांधी जी के आर्थिक विचारों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के सामान्य अर्थव्यवस्था के संबंध में भी उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। यानी हमारी जो सच्चा अर्थशास्त्र है वो नैतिकता के प्रतिकूल नहीं हो सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए ये आवश्यक भी है। यानी हमारा जो अर्थशास्त्र है वो किस पर आधारित होना चाहिए? सामाजिक हित पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है औद्योगिकीकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इसी नैतिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत व्यवस्था का विरोध किया गया। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाज़ारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। इन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद उत्पन्न हुआ, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इस प्रकार औद्योगिकीकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकीकरण से बेकारी भी बढ़ती है, क्योंकि मानव श्रम का स्थान कौन ले लेता है? मशीनें ले लेती हैं। मशीनें क्यों ले लेती हैं? क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम तथा जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण के लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त औद्योगिकरण एक दोष यह भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। लेकिन इससे यह मतलब तो नहीं है कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका एक साधारण सा सिद्धांत था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती हैं उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए रेल, जहाज, सिलाई की मशीन, चरखा आदि के वे समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग हमेशा ही त्याज्य समझा जाना चाहिए। यानी वो पहला तो है औद्योगिकरण के विरोधी थे। औद्योगिकरण के क्यों विरोधी थे?
क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आया। और इसी का परिणाम था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ा कारखानों में। और जैसे ही मशीनें आई, लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो गांधी जी ने ऐसी मशीनों का विरोध किया है जो मनुष्य के हित साधन में नहीं है, साथ ही जो मनुष्य को बेरोजगार बनाती हूँ। बाकी जो मनुष्य के कार्यों में सहायक सिद्ध होती हूँ, उसे बेकार नहीं बनाती, बेरोजगार नहीं बनाती, ऐसी मशीनों को भी समर्थक थे। अगला है कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का विचार भी दिया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही क्या है? सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि भारत का जो जलवायु है, भारत का जो क्षेत्र है, भारत की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, उसके आधार पर यहाँ के लिए सबसे बेहतर जो विकल्प हो सकता था वो क्या था? कुटीर उद्योग धंधों का लगाया जाना। ठीक है। क्यों? क्योंकि आसानी से हो सकते हैं, दूसरा जनहित के साधन है, तीसरा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अगला है व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास की धारणा यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत साम्यवादी तरीके में क्या होता था? धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती थी। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकते और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए, लेकिन यदि धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार न हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण जो है उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। यानी धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जो धनी व्यक्ति है उनको चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर उसको समाज की धरोहर समझे, अपने आप को एक ट्रस्टी समझे और उस धन का वो केवल अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करे और बाकी का जो शेष धन है उसको समाज के हित के कार्यों में लगाए। गांधी जी का मानना था कि धनिक ऐसा न करे, उसके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग, जो धनिक ऐसा न करे उसके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग न किया जाए, वरन अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करके उसको सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा की जानी चाहिए। और यदि पूंजीपति एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में नितांत असफल रहे तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी संपत्ति छीनिए मत, उनका हृदय परिवर्तन कीजिए और हृदय परिवर्तन करके उनको ये एहसास करवाइए कि आप इस संपत्ति के ट्रस्टी हैं, ये समाज की धरोहर है और इसका प्रयोग आप समाज के हित में करें। और जो ऐसा ना करे तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि उसको अहिंसात्मक जो साधन है उनके माध्यम से उसका हृदय परिवर्तन करें और फिर भी यदि वो असफल हो ऐसा करने में तो फिर राज्य को उसकी संपत्ति को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उसका प्रयोग जो है
जनहित या मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अगला है अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी का एक अन्य विचार, महत्वपूर्ण विचार है अपरिग्रह का सिद्धांत, जिसे उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया। उनका मानना था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसीलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक वस्तुएं या धन है उसका संग्रह ना करे। महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी नितांत चिंतित थे और सादगी तथा संतोषपूर्ण जीवन को ही वे आदर्श समझते थे। नेक्स्ट है वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अन्य विचार है वर्ग सहयोग की धारणा। गांधी जी साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते वरन एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। वो कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित कीजिए और यही उसके लिए उपयोगी होगा। यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध एवं व्यवस्था में भागीदार बनाकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और उनके चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने बहुत ही सुंदर उपमा भी दी थी कि नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गांधी जी का मत था कि मानव जीवन का मूल मंत्र सहयोग है, संघर्ष नहीं, और मजदूर वर्ग पूंजीपतियों से अलग रहने की अपेक्षा उनके संसर्ग में रहकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वर्ग सहयोग की धारणा को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि वर्ग संघर्ष की धारणा को। ये थी गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक विचार। इन सभी विचारों को हम गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंद स्वराज्य में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने विचारों को स्पष्ट किया है। बाकी समय समय पर उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने विचारों को व्यक्त किया। अब बहुत से विचारक जो हैं उनकी कई आधारों पर गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उनकी आलोचना की जाती है और आलोचक कहते हैं कि गांधी जी के आर्थिक विचार उनके राजनीतिक विचारों की तुलना में अधिक अव्यवहारिक हैं और इस आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। चलिए हम देखते हैं क्या आलोचना की जाती है। सबसे पहले गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध हुआ है और कुटीर उद्योग धंधे का जो समर्थन किया गया है, आलोचक उसको नितांत विपरीत, अव्यवहारिक और अनुचित बताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण या यंत्रीकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को अस्वीकार करना ही है। क्यों? औद्योगिकीकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को अवश्य ही जन्म दिया है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिन्हें हल नहीं किया जा सके। जन सामान्य और समाज एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें औद्योगिकरण को अपनाना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो है कि गांधी जी के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए
संपत्ति के संबंध में जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया है उसको आलोचक नितांत अव्यावहारिक मानते हैं। गांधी जी सोचते थे कि पूंजीपति के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करने और आर्थिक समानता स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन यदि हम व्यावहारिक स्तर पर देखें तो ऐसा करना कतई भी संभव नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक जीवन की जटिलताओं को न समझते हुए मानव की नैतिक शक्तियों में ज़रूरत से अधिक विश्वास करते हैं जो व्यवहारिक नहीं है। उनके अनुसार यदि पूंजीवाद की समाप्ति और आर्थिक समानता की स्थापना की जानी है तो ये जो कार्य है वो उत्पादन के प्रमुख साधनों के राष्ट्रीयकरण के आधार पर ही संभव हो सकता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जन सामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने के बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच ही बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार आलोचकों के द्वारा गांधी जी के आर्थिक विचारों को अव्यवहारिक बतलाया गया। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ये जो सिद्धांत हैं वो सही नहीं है। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में के संबंध में गांधी जी के आर्थिक विचार आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी के आर्थिक विचार व्यवहारिक नहीं है, किंतु गांधी जी की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना और उनके साथ अन्याय करना ठीक नहीं है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इसी आध्यात्मिक विश्वास के कारण उन्होंने प्रन्यास का सिद्धांत दिया। गांधी जी पर पूंजीवाद का समर्थक होने का भी आक्षेप लगाया जाता है जो कि अनुचित है। तो उनके विचारों की जो ये आलोचना है ये सही नहीं है। प्रत्येक जो विचार होता है उसकी कुछ कमियां होती है, यद्यपि उन्होंने अपने स्तर पर इसको लागू करने का पूरा प्रयास किया। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम गांधी जी के सामाजिक विचारों को देखेंगे।